रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं लेकिन उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो एक बारात जा रही थी और जो दूल्हा था बारात लेकर पहुंच भी नहीं पाया था कि उससे पहले ही उस दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस केस के अंदर कुछ अपडेट है, वो अपडेट मैं आप लोग को दे देता हूँ क्योंकि हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर इस कहानी के बारे में विस्तार से आप सुनाइएगा। तो मैंने इस कहानी के बारे में अभी तक जो तफ्तीश की, जो छानबीन की, उसमें मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो एक अपडेट के तौर पे दोस्तों मैं आप लोग को दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं आप लोग को एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक बाप और एक बेटे के रिश्ते को पूरी तरीके से कलंकित कर दिया जाता है। दरअसल हाल ही में अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के ज़िले के खेत सराय थाना में 1 मई की ये बात है। 1 मई साल 2026 को बारात ले जाते समय 27 वर्ष के दूल्हे आज़ाद की जो आज़ाद थे, जो कि दूल्हा बनकर जा रहे थे, उनकी रास्ते में ही उनकी गाड़ी रोकी जाती है और उसके बाद ताबड़ातोड़ उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो ये सब कुछ हुआ, आखिरकार क्यों हुआ? पुलिस ने जब इस बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि ये जो लड़की है वो अपनी मर्जी से प्रेम संबंधों में शादी कर रही थी। इस वजह से जो लड़की के परिवार वाले थे वो इस बात का विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो लड़की के परिवार में ही एक कोई दूर का रिश्तेदार था वो इतना ज़्यादा आग बबूला हुआ कि उन्होंने भाड़े के टट्टुओं को इस बात की सुपारी दे दी और उसके बाद में दूल्हा का बड़ी बेरहमी के साथ में कत्ल करा दिया। अब इसमें पुलिस ने सब चीज़ें की हैं, फ़िलहाल पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन जो कुछ भी अपडेट होगी अभी जब पूरे केस निकल के आएगा तो उसके बाद मैं आपको विस्तार से पूरी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि जो लड़की के पक्ष के लोग थे उन्होंने ही बदमाशों को सुपारी देकर दूल्हे की हत्या कराई है। और अगर ये चीज़ें सच होती हैं तो वास्तव में इससे बड़ा इंसान के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपनी लड़की की शादी से खुश नहीं हैं तो भले ही ना सही, लेकिन किसी की बेटे की ज़िंदगी छीन लेना ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये अपडेट थी जौनपुर के केस के बारे में। हमारे एक व्यूवर्स ने बोला था तो मैंने कहा चलो ठीक है बता देता हूँ। अब चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। और इसी अंबेडकर नगर में एक थाना पड़ता है, सम्मनपुर थाना। और ये जो सम्मनपुर थाना है, इसी सम्मनपुर थाने में एक गांव आता है सुल्तानगढ़ दाऊदपुर गांव। अच्छा, सुल्तानगढ़ दाऊदपुर गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम है जयराम कुमार। जयराम कुमार जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रमोद कुमार है। अच्छा, जयराम कुमार का जो बेटा प्रमोद कुमार था उसकी उम्र शादी की हो चली थी, इसलिए जयराम कुमार ने अपने बेटे की शादी कर दी थी और ये जो पूरा परिवार था खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। जयराम कुमार जो भी खेती किसानी थी उसी खेती किसानी को करते। इधर जो प्रमोद कुमार था ये भी अपना कामकाज किया करता था। प्रमोद कुमार थोड़े बहुत पैसे लाता, घर में पत्नी थी तो वो पिता का भी ख्याल रखती थी, प्रमोद का भी ख्याल रखती थी। पूरा परिवार पटरी पे था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। हालांकि प्रमोद कुमार की जो माँ थी वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी ये प्रमोद कुमार की पत्नी पे आ चली थी। लिहाजा ये परिवार बिल्कुल अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट थी, ज़िंदगी चल रही थी, पटरी पर थी। लेकिन इसी रविवार को सुबह सुबह जो पड़ोस में ही रहने वाले जयराम कुमार के भतीजे हैं जिनका नाम होता है शिव गौड़, जब ये सुबह सुबह सोकर उठते हैं, अमूमन गर्मी का समय चल रहा है तो ऐसे गर्मी के समय में गांव के अंदर लोग अक्सर बाहर ही सो जाते हैं, चारवी वगैरह डालकर, खाट वगैरह डालकर। अब जैसे ही शिव गौड़ सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद में देखते क्या है कि इनके जो चाचा हैं जिनका नाम जयराम कुमार है, उनका बिस्तर चूंकि घर के बाहर ही लगा हुआ था तो चारपाई के नीचे जयराम कुमार जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। अब इस तरीके से शिवगौड़ अपने चाचा को देखता है तो घबराता है, उसके बाद में भाग कर दौड़ कर चाचा के नज़दीक पहुंचता है। लेकिन शिवगौड़ जब नज़दीक पहुंचता है तो उसे जाकर ये एहसास होता है कि शायद चाचा जो है वो अभी दुनिया में मौजूद नहीं है और किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में चाचा की हत्या कर दी है। अब इतना सब कुछ देखता है, देखने के बाद में चीखता है, चिल्लाता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, प्रमोद कुमार था वो भी आ जाता है। आखिर किस तरीके से जयराम कुमार की किसने हत्या कर दी, ये चीज़ें समझ से परे थी। लिहाजा उसके बाद में तुरंत पुलिस को सूचना भिजवा दी जाती है। इधर पुलिस को सूचना भिजवाई जाती है, उधर पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में जो डेड बॉडी थी उसकी बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है। देखने के बाद में पाती है कि हाँ, जो ये मरने वाले व्यक्ति हैं इनकी किसी भारी भरकम लोहे की वस्तु से इनके सर पर, इनके गर्दन पर, इनके जिस्म पर वार किया गया है
जिसकी वजह से बड़े ही ब्रूटल तरीके से इनका कत्ल किया गया है। लिहाजा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब बात थी तफ्तीश की। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो जयराम कुमार है उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश थी, तो पता चलता है कि कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं। फिर पूछा जाता है कि किसी से कोई पैसों का लेन देन, कोई ज़मीनी विवाद, तो पता चलता है कि कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। अच्छा, पत्नी थी नहीं, तो फिर इस मामले में भी पूछा जाता है किसी से कोई अवैध संबंध, कोई नज़दीकियाँ, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस आस पड़ोस के इलाके के सीसीटीवी खंगालते हैं और सीसीटीवी खंगालने के बाद में ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस जगह से कोई आता जाता, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों, जितने भी सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले थे, वो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज में कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ नहीं मिलती है जिससे कम से कम इस बात का अंदाज़ा हो सके कि जयराम कुमार की हत्या किसने की है और किस वजह से की है। बहरहाल दोस्तों, केस एकदम ब्लैंड हो चुका था। इधर जो डेड बॉडी थी पोस्टमार्टम होकर परिवार वालों को सौंप दी जाती है। परिवार वाले डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि साहब, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप कातिल को पकड़ दीजिए। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब सीसीटीवी खंगाल लिया था, परिवार वालों से पूछताछ कर ली थी, लेकिन गांव के अंदर इस तरीके से और ज़्यादा पुख्ता सबूत पुलिस को मिल नहीं पाते हैं। लिहाजा पुलिस वाले अब ऐसा करते हैं कि अपना पुराना पैतरा अपनाते हैं। गाँव के अंदर पुलिस वाले अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब गाँव के अंदर मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि जिसकी वजह से पुलिस का जो शक था वो शक यकीन में बदल चुका था। और उसके बाद में पुलिस वाले सीधा जो जयराम कुमार का बेटा प्रमोद कुमार होता है उसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद में उसे सीधा पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में प्रमोद कुमार से पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की। अब प्रमोद कुमार जब ये बात सुनता है, सहर जाता है, सहम जाता है कि पुलिस ये क्या बोल रही है। उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी है सब सच सच बता दो, और तुम अगर सच सच नहीं बताओगे तो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे चलकर मुश्किलें तुम्हें ही आनी है। अब प्रमोद कुमार डर जाता है, सहम जाता है। पुलिस के रवैये के आगे उसको लगता है कि अब सच बोलना ही बेहतर होगा। इसलिए प्रमोद कुमार कहता है कि साहब, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं अपने पिता का कत्ल न करता तो फिर क्या करता। अब पुलिस वाले इस प्रमोद कुमार से पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जो तुम्हें अपने पिता का कत्ल करना पड़ा। सारी बात हमें सिलसिलेवार तरीके से बताओ। तो प्रमोद कुमार बताता है कि वो अपनी पत्नी के साथ में अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहा था। अब काम के सिलसिले में कभी कभी बाहर भी जाता था, लेकिन उसका जो पिता था वो इतना ज़्यादा नीच था कि वो अपनी ही बहू यानी मेरी पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाया करता था, मेरी पत्नी के साथ में प्रेम संबंधों में था। इस बात की जानकारी प्रमोद कुमार को चलती है। प्रमोद कुमार सबसे पहले अपने पिता से बात करता है कि पिताजी, ये जो बातें चल रही हैं, क्या इनमें कोई सत्यता, कोई सच्चाई है। लेकिन जो जयराम था वो इस बात पर भड़क जाता है और अपने बेटे को गाली फकड़ी और घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। अब प्रमोद कुमार वो अब परेशान है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ बाप है, एक तरफ पत्नी है, क्या करे। इसलिए प्रमोद कुमार अब शराब का सहारा लेता है और वो धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है। इसी रविवार को प्रमोद कुमार जब अपने घर आया था तो उसके बाद में उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के रिश्ते के बारे में बात की थी। उसने कहा था कि देखो पिताजी, तुम जो कर रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। इससे ना कि हमारा परिवार उजड़ेगा, बल्कि समाज के अंदर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ज़रा इस बारे में भी सोच लो। लेकिन जो जयराम कुमार था फिर से अपने बेटे को गाली फकड़ी देने लगता है और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी भी देता है। अब प्रमोद कुमार समझ जाता है कि शायद उसका पिता ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए ये बगल में रखी हुई एक लोहे की पाइप होती है, उस पाइप को उठाता है और एक के बाद एक दनादन कई सारे पाइप जो थे वो अपने पिता के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से मौके पे ही उसके पिता की मौत हो जाती है। अब पिता की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को खचेड़ कर चारपाई के नीचे डालता है और उसके बाद में सुबह सुबह ये अपने काम के लिए निकल जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है तो पुलिस वाले, गाँव वाले, हर कोई हैरान था। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि बेटे ने बिल्कुल सही किया, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उसको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। और दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रमोद कुमार को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उसने अपने पिता की हत्या तो कर दी, लेकिन अब अपने आने वाली ज़िंदगी शायद वो जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। प्रमोद कुमार को चाहिए था कि वो पुलिस का सहारा लेता, लोगों का सहारा लेता, पंचायत का सहारा लेता, यानी किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करता, ना कि मर्डर करने से रास्ते सुलझा करते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए जिसमें बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, 4 दिन से कहानी नहीं मिल रहा है, क्यों लोड नहीं करते हो, क्या मेरे खुद के यूट्यूब में मिल नहीं रहा है,
आज सुनने को मिला तो कल नाम लेना, थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी पिछले लगभग 8-10 दिन से वीडियो लगातार आ रही है, किसी दिन का कोई गैप नहीं है। हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन का इशू रहा हो, तो आप मेरे चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं कि वीडियो आया या फिर नहीं आया, तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वीडियो लगातार आ रहा है। रशपाल हैं, लिखते हैं क्या बात है सर, तो रशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, शुक्रिया भाई। मुन्नास जी हैं, कमेंट्स करते हैं, सरफराज सिद्दीकी जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मंसूरी भाजान प्यारे से कमेंट्स करते हैं। खान अकील हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं हौसला रखो भाई, तो धीरज सिंह जी बस आपका प्यार है तो हौसला है। उसके बाद में शरिया शर्मा है, लिखते हैं मलिक भाई साहब ये अनैतिक रिश्ते अक्सर जान के दुश्मन ही होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपसे, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब बेस्ट ऑफ लक, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, आप कैसे हैं, तो मैं ठीक हूँ भैया, आप बताएं। अता आतन सर हैं, लिखते हैं हेलो भैया, तो हेलो भैया कैसे हैं जी आप। इरशाद मंसूरी है, लिखते हैं अवैध संबंध का दूसरा नाम जुर्म है, जी बहुत अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं अवैध संबंध हमेशा गलत ही करवाता है, जी बिल्कुल। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं लाइव मर्डर देखने वाली औरत कितनी ज़्यादा ब्रूटल माइंडेड की होगी। ये बहुत आपने सही बात कही कि जो इंसान अपने पति की मौत को लाइव देखना चाहे वो कितना ज़्यादा मानसिक